चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और दोनों अच्छे रहेंगे। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन है, अ ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, अ ग्लास स्लैब is immersed in water, find the critical angle at glass water interface, find the critical angle at glass water interface। गिवन है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। सपोज ये वाटर है, ये वाटर था बेटा, ध्यान से सुनो ओए लड़के यार, और इसमें ये ग्लास स्लैब थी, ठीक है ना, ये जो है ग्लास स्लैब है, ये ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब अगर ग्लास से कोई लाइट रे ऐसे जा रही थी तो वो एंगल निकालो यहाँ पे थीटा सी, जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए। बोलो बेटा, यही है ना। तो क्या होगा, ध्यान सुनना। अब सबको पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, 1 म्यू 2 होता है ना, यानी जी म्यू डब्ल्यू, यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, थीटा सी मतलब म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, ठीक है ना। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और क्या आएगा, म्यू जी की वैल्यू 1.33 अपॉन 1.5। तो बेटा इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे, तो आपको आंसर यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास एयर सरफेस, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस if a ray of light in air on the surface, a ray of light which is incident in air, ये लिखना चाहिए, a ray of light which is incident in air on the surface, incident in air on the surface is deviated through 15 degree, deviated through 15 degree, comma, when angle of incidence is 45 degree। When incidence angle is 45 degree। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये है ग्लास स्लैब, ये है ग्लास स्लैब, पहले लाइट रे आ रही है, ओए यार, इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री, जाना ऐसे था लेकिन डेविएट ऐसे हो गया, ये 15 डिग्री भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ का म्यू तो पता नहीं था ना तुमको, तो जब यहाँ का म्यू ही नहीं पता है तो क्रिटिकल एंगल कहाँ से निकाल लोगे। तो अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है, मतलब आई माइनस आर होता है डेविएशन, 45 माइनस 15 30 डिग्री आ गया। तो अब ये म्यू चाहिए तुमको बाई स्नेल्स लॉ, कहाँ, हाँ तो ये आर आया, सॉरी ये, अच्छा हाँ ये ऐसे करेंगे, आई इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आई माइनस डेविएशन, है ना। तो ये आर आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू 1μ2, या कह सकते हो μ/1, क्योंकि ये एयर है, एयर का 1 हो जाएगा, ग्लास के लिए μg हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, sin 45 अपॉन sin 30 इज इक्वल टू μg। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, √2 आ रहा है ना, तो μg क्या हो जाएगा यहाँ से, √2 हो जाएगा। तो अगर √2 हो गया बेटा, अब ध्यान से सुनना, तो यानी अब हम अगर, अब देखो ध्यान से सुनना, अगर अब मैं इस सरफेस से लाइट रे नीचे से ऊपर की तरफ डालूंगा, अगर अभी तक तो यहाँ पे ये चीज़ से म्यू निकल के आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये लाइट रे को मैंने इस एंगल से डाला, कहाँ पे एंगल ये 90 हो जाएगा, तो ये θc मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो अब कैसे आएगा, अब आएगा sin θc अपॉन sin 90 इज इक्वल टू 2μ1, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ठीक है, कैसे लिख सकते हो, 1μ, तो यानी हो जाएगा sin θc इज इक्वल टू 1/√2, तो θc आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब समझे क्या हुआ बेटा, ऊपर से 45 डालोगे तो ये सीन पॉसिबल है, लेकिन अगर नीचे से 45 डाल दिया तो ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल की तरफ चली जाएगी। बात समझ में नहीं आई, आ रही बात समझ में, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 फुल स्टॉप, obtain the value of semi vertical angle of the cone, semi vertical angle of the cone within which the entire outside view would be confined for a fish underwater, ठीक है। ये कौन बनेगा, मटेरियल से नहीं बना है, इमेजिनरी कौन होगा जितना उस फिश को दिख रहा होगा। देखो ऐसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना। हाँ देखिए, जैसे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कोई फिश है, ठीक है ना, ध्यान सुनना लड़के, ओए यहाँ पे कोई फिश है, ये अबे यार फिश नहीं सही से बन गई, अबे देखो कितनी बढ़िया फिश बना दिया। ठीक है फिश है, जैसी भी है, अब है तो तुम्हारी फिश, ठीक है। तो कह रहे इसको कितना एरिया दिखेगा, है ना, ध्यान सुनना बेटा। अब होगा क्या, इसको वो एरिया दिखेगा जहाँ से लाइट रे तक बाहर तक जा रही हैं। अगर लाइट रे वापस आ जाएंगे मतलब वो एरिया इसको देख नहीं पाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं ये वो एंगल आया, सर ये वो एंगल θc है जहाँ से लाइट रे 90 हो चुकी हैं, और इससे बड़ा एंगल जो होगा वो लाइट रे वापस आ जाएगी। सिमिलरली सेम यहाँ पे भी होगा, देखो हाँ ये 90 डिग्री, हाँ मतलब अगर यहाँ कोई चीज़ है तो फिश को नहीं दिखेगी, फिश को केवल कितना एरिया दिखने वाला है, और इसी के आगे मतलब देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा मतलब इधर इधर यहाँ पे कोई रखा है तो नहीं दिखेगा, क्योंकि एंगल करेगा तो इधर आ जाएगा सब। समझो मेरी बात। तो आप ये समझ सकते हो कि सर हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ये θc तो ये भी θc, और यही θc हमको निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो अब कह रहा है कि जरा मुझे बताओ कि फिश को जो कोन वाला एरिया दिख रहा है उसका वो वर्टिकल एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, जितना वो देख पाएगा।
जैसे मान लो यहाँ पे ये कोण बना, ये कोण बना, तो कह रहा है इस कोण का सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, ये निकालना है। तो बेटा जितना थीटा सी होगा, यहाँ पे हमको स्नेल्स लॉ लगाना है, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या होगा बेटा, ध्यान सुनो, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90। और हम लोग ये म्यू कैसे लिखते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया था बेटा, म्यू लिखने का तरीका क्या होता है, जिस मीडियम से जा रहे हो वो नीचे, और जिस तरफ जा रहे हो वो ऊपर। तो यानी बस ये ऊपर जा रहे हैं तो 1/म्यू, और ये इसका म्यू आपको गिवन है 4/3 गिवन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा सी 1/4/3। तो थीटा सी की वैल्यू साइन इनवर्स, ठीक है बेटा। अब ज़्यादा ध्यान सुनना, इसी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये हाइट दे देंगे आपको, ये हाइट दे देंगे और कहेंगे कि जरा मुझे क्या आप बता सकते हो कि ये कितना एरिया कवर करेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएगा जो, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। वैसे क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने वाला हूँ, तो पहले इनको कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर ये है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओ, लिखिए भाई, luminous object O is located at the bottom of a big pool. A luminous object O is located at the bottom of a big pool of liquid. A luminous object O is located at the bottom of a big pool of liquid of refractive index mu and depth small h. And depth small h. ठीक है, full stop. The object O emits rays upward in all directions. The object O emits rays upward in all directions so that a circle of light is formed at the surface of the liquid. So that a circle of light is formed at the surface of the liquid by the rays which are refracted into the air. By the rays which are refracted into the air. Full stop. What happened to the rays beyond the circle? What happened to the rays beyond the circle? Question mark. Determine the radius and area of the circle. Determine the radius and area of the circle. ठीक है, ये पूछा गया है, ट्राई करो। कैसे करेंगे, ये रहा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, थीटा एंगल से अगर देखो यहाँ से जा रहा है तो ये थीटा से इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री होगा। इसके बाद वाली लाइट रेज वापस आ जाएंगी, तो यानी केवल कितनी लाइट रेज निकल रही हैं, इस रीजन से लाइट रेज सर बाहर निकल रही हैं, है ना। तो अब यहाँ से अगर ये पूरा सर्कल बनेगा, इधर आया, ये रेडियस है, ये पूरा एरिया होगा, हाइट h गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना लड़के, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। सबको पता है बाय स्नेल्स लॉ, कैसे करेंगे, बाय स्नेल्स लॉ, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू, जहाँ नीचे है ना तो इस तरह से करोगे, ऊपर है 1, नीचे है म्यू। साइन थीटा सी की वैल्यू गिवन है 1/म्यू। सो कैन बी राइट हेयर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आप देखो, ट्रायंगल बना ही हुआ है, तो देख लो। तो ये अगर यहाँ पे देखो थीटा सी है तो परपेंडिकुलर ये और म्यू ये,
हाँ, रेडियस नहीं हो गई, तुम अभी मेरी बात समझो, ठीक है ना। चलो यहाँ से ये आया, ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान सुनो। अबे यार बात वो करते हो, इसको x लेट कर लेंगे, तो म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से आया, तो अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, हमको r चाहिए इन टर्म्स ऑफ h, तो tan थीटा जाएगा, ठीक है ना। अप्लाइड बाई, मतलब यहाँ कैसे कह सकते हैं कि कंसीडर ट्रायंगल OAB, तो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा c। यार बात मत करो यार, tan थीटा c क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन r/h, और यहाँ से जरा tan थीटा निकाल के देख लो, इस ट्रायंगल से tan थीटा निकाल के देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर 1/x ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/, तो r की वैल्यू आ गई h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब बोलो कहाँ पे नहीं आया, हाँ पहले मैंने क्या ले लिया, हाँ फिर से बता दूँ, चलो एक काम करते हैं, देखो एक बार तुमको क्या करना है, ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, और एक बार तुमको इस फॉर्मूले से जो ट्रायंगल बना है उसको देखना है। बट ट्रायंगल तो वही है, लेकिन हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, तो वहाँ से हमको ये वैल्यू मिल गई, ये ट्रायंगल की वैल्यू मिल गई, वो ये थी। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये वैल्यूज गिवन है, इनकी वजह से हमको रेडियस निकालनी है। समझ रहे मेरी बात, कौन सा, ये वाला, हाँ ये जो ट्रायंगल बना है इसी को हम लोगों ने लिख लिया। जब ये लिख लिया, अब क्या होगा, तुमको यहाँ पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अभी आया नहीं आया, क्लियर है ना। तो अब जब इसी ट्रायंगल से साइन थीटा सी की, मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक्स म्यू और ये आ गया है, तो इसी में tan थीटा लगा देंगे, और tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो आ रहा है। अब रेडियस से पता चल जाएगी, एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे आएगा, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हाँ r तो हम लोग साइन थीटा से भी देख सकते थे ना, r की वैल्यू किससे, आपको वेरिएबल के टर्म में ही चाहिए था क्या भैया। एक बार सुन लो, जब कभी भी हमको अननोन टर्म निकालना होता है तो वो सिर्फ उन्हीं टर्म्स में आता है जो टर्म्स हमें गिवन होते हैं। वन तो न्यूमेरिक चीज है, हाँ तो वन न्यूमेरिक चीज़ है, तो म्यू और h दोनों कहाँ हैं आपको इसमें, मतलब उसको शो करना है। और क्या, जो चीज़ हमें गिवन है उसके टर्म्स में ही तो आंसर आएगा। हाँ मैं लिखा ही नहीं था, ये मतलब नोन चीज़ें होनी चाहिए तुमको। हाँ चलो बेटा, अब जब ये क्वेश्चन हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अबे यार ये लोग मार्कर ले जाते हैं, ये मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। जा यार लेके आओ। तो वहाँ पे सिर्फ 2 मार्कर रखे हैं, ना रेड वाला है, ना एक ब्लू वाला है, ना एक ब्लैक वाला है। प्रतीक सर से बोलो, हाँ जा लेके आओ। क्या हो प्रतीक सर से कह दो, सर वहाँ पे रेड वाला मार्कर नहीं है और ना ही ब्लैक वाला है, सब एक एक। हेडिंग डालो बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये देखो एक प्रिज्म हमने ले लिया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रेड वाला किधर गया यार, उनसे बोलो रेड वाला भी मार्कर है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये ABC, ठीक है। अब कोई लाइट रे अगर यहाँ से जाती है तो कैसा सीन होने वाला है, देखो ये एक लाइट रे गई, ये MN है, ठीक है, कोई एक नॉर्मल उस सरफेस पे, और जब यहाँ से लाइट रे देखो आई जा रही थी तो इस लाइट रे को जाना चाहिए था इधर, बट होता क्या है ये रिफ्रैक्ट होकर के इधर चला जा रहा है, तो ये एंगल हो गया इसका R, ठीक है। अब जो दूसरी सरफेस है ये मान लेते हैं इसको MN है, M डैश N डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये लाइट रे देखो इस एंगल में मान लेते हैं ये R डैश है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था,
बट ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे निकल के जा रहा है और इसको हम लोग जो ये एंगल निकल के जाता है इसको बोलते हैं इमर्जेंस एंगल। क्या बोलते हैं? इमर्जेंस और रिफ्रैक्टेड में फ़र्क है। इमर्जेंस मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट से फाइनली निकल के लाइट रे जाती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और लाइट रे कितना डेविएट हुई है, जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन फाइनली ऐसे निकल के गई है। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगा तो यहाँ से एक एंगल बनेगा, इस डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, ठीक है। ओके बेटा, और क्या करने वाले हैं? ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप फिगर आपको समझ में आया होगा। फिगर में हो क्या रहा है, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाने लगी और फिर ऐसे जाने लगी, ठीक है ना। कौन सी लाइट रे है ये? PQRS, PQRS, ठीक है ना। ये लाइट रे जो है ऐसे जा रही थी। तो बोलो ये फिगर समझ में आया? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो फिगर बना लो, फिर आगे काम करते हैं। हेडिंग डाल लो प्रिज्म। ये रिफ्रैक्शन तो मैंने देख लिया, लेकिन ये अगर तुमसे कोई पूछ ले कि प्रिज्म ही क्या होता है, तुम मुंह खोले बैठे हो, ले समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। लिखो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड पोर्शन। प्रिज्म is a wedge shaped portion of a transparent refracting medium. A prism is a wedge shaped portion of a transparent refracting medium bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle. हाँ, और जो एंगल बना है देखो मैंने बताया ना, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो जो ये ए बना है ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आपको ये लगता है कि इसी शेप का प्रिज्म होता है तो ये आपकी गलतफहमी होगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ, क्या ध्यान सुनना क्या कर रहा हूँ मैं। अगर कोई वो बोले देखो मैंने कल को क्या किया, एक मैंने इस शेप का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, और लाइट रे इधर से ऐसे जा रही है, तो अगर आपको लगता है कि ये प्रिज्म नहीं है तो गलत सोच रहे हैं आप। ये प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि देखो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दोनों इंक्लाइंड है। आरी बात समझ में? तो ये प्रिज्म होगा कि नहीं होगा? भले ही ये चीज़ टूटी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है? ये प्रिज्म होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये प्रिज्म हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा लाइट रेस किधर कैसे इंसिडेंट हो रही हैं। अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, देखो ये सरफेस और ना ये सरफेस, अब देखो हो क्या रहा है बेटा, मतलब ये समझ लो कि जो इंसिडेंट पे प्लेन है और जो रिफ्रैक्टेड में प्लेन है वो सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन होना चाहिए, रियल में या फिर वर्चुअल, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ है तो वो प्रिज्म होगा। आरी बात समझ में? अब जैसे स्लैब की बात करें तो स्लैब नहीं होगा प्रिज्म। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्लैब में जो जो इंसिडेंट प्लेन है और रिफ्रैक्टेड प्लेन है वो पैरेलल है, तो वो हमारे लिए प्रिज्म नहीं होगा। अगर उसी में क्या होता, उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता, लाइक दिस। ये देखो, हाँ सिलेंडर में कैसे हो पाएगा? जरा देखो, तुमने ये सिलेंडर बना दिया, तो अब ये सर्कल है पूरा, एक हॉलो नहीं है, ये सॉलिड वो है, ग्लास स्लैब, स्फेयर। अच्छा सिलेंडर कैसे हो जाएगा? जरा ध्यान सुनना,
मैंने क्या बोला, कौन कौन सी चीजें प्रिज्म होंगी जिसमें लाइट रे जब इंसिडेंट करे वो प्लेन और इमर्जेंट होके जाए वो प्लेन, दोनों इंक्लाइन एंगल पे होने चाहिए। देखना, लो भाई ये लो कहाँ है, पैरेलल जा रहे हैं। कैसे भी यार, मतलब चलो कैसे रखना चाहते हो तुम, लो चलो ऐसे रख दो, ठीक है। अब बोलो, ये लाइट रे गई, ये आ गया, ये चला गया, अभी भी तो ये सरफेस पैरेलल ही है। लाइट को स्प्लिट क्या कर, ये ऐसे ऐसे लाइट को जाने जो जा रही है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर देगा। जैसे वाटर की ड्रॉपलेट्स करती नहीं है क्या, बोलो करती है ना, तो क्यों कर रही हैं, इसी वजह से कर रही हैं, ठीक है ना। वो प्रिज्म की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है ना। प्रिज्म क्या होता है, पहली डेफिनेशन क्लियर, ओके। इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल क्लियर, ओके। और आपको एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पता होगा तो वो डेफिनेशन लिखनी है, लिखो। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बाय विच एनी लाइट रे डेविएट्स। हाँ तो फिर से लिखो, फिर से लिखिए। एंगल ऑफ डेविएशन is the angle by which any light ray deviates। ठीक है। अब जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। अच्छा, एक डेफिनेशन आपको और लिखनी चाहिए यहाँ पे, कौन सी, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, इट इज़ द एंगल मेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। हाँ तो उसको भी लिख लो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, इट इज़ द एंगल मेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस। It is the angle made by two refracting plane surfaces। ठीक है। अच्छा अब हाँ देखो, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, दोनों ने मिला के जो एंगल बनाया वही प्लेन एंगल नहीं, मतलब कि प्लेन ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे कहाँ है, लेकिन हाँ वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो होगा वो तो प्लेन होगा ही ना, इंस्टेंटेनियस प्लेन मान लेंगे। चलो ये बात हो गई। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक बात क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, फैक्टर्स इन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स में डिपेंड होगा ये देखना है, जल्दी देखो। फैक्टर्स इन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स में डिपेंड होता है। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, wavelength of the light used, refractive index of the medium, ठीक है ना। ये वो फैक्टर्स हैं जिनमें आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक डेविएशन पे बात करते हैं, रिलेशन डिराइव करते हैं किसके किसके बीच में, डेरिवेशन है यहाँ पे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज कि अब आपके उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हट चुके हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, तो अब ये बचा हुआ है और ये ज़रूर आ सकता है, ठीक है ना। नहीं आया तो इसके न्यूमेरिकल 101% आएंगे, मतलब ये कंफर्म है कि प्रिज्म से कोई चीज़ ना मिले ऐसा पॉसिबल अब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, डेरिवेशन को ध्यान से करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल डेविएशन। रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल डेविएशन। मिनिमम एंगल डेविएशन।
अब मिनिमम एंगल डेविएशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी देखो, इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी बहुत आसान होता है, तो मैं आपको करने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे इसको प्रैक्टिकल करते हैं, और अगर मिल जाएगा तो किस्मत चमक जाएगी। भले थोड़े लेंदी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन इसमें पूछने लायक भी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, और रीडिंग वगैरह कुछ आती नहीं है खास करके, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़। करना ज़्यादा है, वो क्या है मैं बताऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे, मतलब डिराइव कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन की बात करते हैं। चलो तो अब बात करते हैं बेटा कि सर कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करने वाला हूँ, शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, ये कौन सा है, ये एक हम लोगों का पैरेललोग्राम है ना, ठीक है ना। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर पैरेललोग्राम AQNR, AQNR, इसको कंसीडर करोगे बेटा। ये लाइन परपेंडिकुलर है 90 है, ये 90 है, तो ये कंफर्म है A और N की वैल्यू जो सम होगा वो 180 होगा। नहीं आया, क्लियर है ना, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो ये दोनों का सम कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। तो इसको अगर कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल QNR शुड बी इक्वल टू 180, ठीक। चलो ये पहली इक्वेशन। दूसरा कौन सा, कंसीडर ट्रायंगल QNR, तो क्या होगा R प्लस R डैश प्लस ट्रायंगल QNR इज इक्वल टू 180। तो अब ये RHS इक्वल है तो LHS को करना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल A प्लस एंगल QNR, R प्लस R डैश प्लस QNR, तो क्या होगा QNR कैंसिल, मतलब A इज इक्वल टू R प्लस R डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर। हमको रिलेशन मिल गया कि जो इनका और इनका समेशन होगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर है, ओके। अब क्या करें सर, ये अगर I था, ये R है, तो ये और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो अगर ये I है तो ये भी I होगा, तो ये R हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल I माइनस R हो गया। वेरी गुड सर, अगर ये पूरा E है तो ये भी E होगा, और ये R1 है तो ये क्या E माइनस R1 हो जाएगा, बोलो यार। ओके, तो अब इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ, Q और R तो नाम है, इसको S कर लेते हैं। कंसीडर ट्रायंगल QSR। और आप सबको एक बात पता है कि सर ट्रायंगल के इन साइड के दो एंगल का समेशन आउटर एंगल होता है, ऐसा पढ़ा है ना कभी, हाँ, दो इंटरनल एंगल्स का समेशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो बस डेल्टा की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस E माइनस R डैश। तो अगर हम लोग एक काम करें, इसको लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R प्लस R डैश। बोलो बेटा, ये लिख सकते हैं ना, बोलो यार। तो एक तो ये लिख लिया, क्लियर है, ठीक। अब जब हम लोग एक यहाँ पे लिख लेते हैं तो एक चीज़ क्या देखते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग A भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे A लिखेंगे, है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे मैं अब करने वाला हूँ कि सर जो आगे लिखा हुआ है, तो R प्लस R डैश की वैल्यू को हम लोग A लिख सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये इक्वेशन नंबर हो गई तुम्हारी 4। बोलो आगे बात समझ में बेटा। अब जैसे बोला ना कि सर I और E कब इक्वल होंगे, क्या कभी ऐसा होगा कि इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल दोनों बराबर होगा, कब, जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू चेंज करता रहूँगा तो E की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जब सर ये R और R डैश इक्वल हो जाएंगे तो I की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये R डैश इक्वल होंगे और I और E की वैल्यू बराबर होगी, देन डेल्टा जो होगा वो सबसे अपनी मिनिमम पोजीशन पे होगा।
डेल्टा क्या होगा, अपनी मिनिमम पोजीशन पे होगा। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि सर एंगल ऑफ डेविएशन मेरा मिनिमम कब होगा? तो सर हम सबको पता है कि आई की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं। अगर इस आई की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो ई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक वो एंगल जहां पे इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल बराबर हो जाएंगे, उस केस में जो डेविएशन मिलेगा दैट डेविएशन इज मिनिमम एंगल डेविएशन। तो वही चीज हम लोगों ने लिखा, सर आई इक्वल टू ई जब होगा तो आर इक्वल टू आर डैश हो जाएगा, देन डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम हो जाएगी। एंड दिस इज प्रैक्टिकली, और इसी चीज को हम लोगों को प्रूफ करना रहता है डेरिवेशन, सॉरी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोगों को कोई प्रिज्म दे दिया जाएगा, 4 पिन दे दिए जाएंगे, A4 साइज के पेपर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जरा इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो और जरा बताना कि इसका मिनिमम एंगल डेविएशन कितना है। ठीक है ना? तो वो आपको जब ऐसे ही करना रहेगा, आप क्या करोगे, 4 पिन यहाँ पे लगाओगे, पहले 30 एंगल पे, 35 एंगल पे, 40 एंगल पे, 45 एंगल पे, इस तरह से हर इंसिडेंस एंगल निकाल लिया और फिर इधर से देखना शुरू करोगे तो एक ऐसा एंगल तुमको मिलेगा जिससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस केस में तुम्हारे लिए क्या होगा, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा दैट इज मिनिमम। ठीक है? करते कैसे हैं एक्सपेरिमेंट ये बताऊंगा जब कभी भी अगर आपको आगे मतलब कोई प्रिज्म एक मिल जाएगा तो ये करके करना सिखा दूंगा। ठीक है, चलो ये बात आ गई। अगर ये बात आ गई सर तो हम लोगों का इक्वेशन 4 जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो इक्वेशन 4 ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस ए। ठीक है ना, बोलो बात क्लियर है कि नहीं? और ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 3 ऑल्सो कैन बी मतलब चेंज है ना, इक्वेशन 3 ऑल्सो कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल a बाई 2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक में अगर किसी कोई डाउट हो तो बताओ। बाई स्नेल्स लॉ, अब हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये 5 नंबर में जाएगा जब जाएगा तो। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, जहाँ से जिधर की तरफ जा रहा है तो जिधर की तरफ जा रहा है वो ऊपर, जिधर की नीचे है 1, क्योंकि ये एयर है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। तो अगर आई की वैल्यू देखेंगे तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 आ जाएगा ना, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्या एक बार मैं फिर से बता दूं? चलो एक बार पूरा मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, दूर कर देते हैं एक बार इसको। चलो देखो क्या किया हमने, ध्यान सुनना बेटा। एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, क्लियर है, यहाँ से लाइट रे PQ डाली, रिफ्रैक्ट हुआ, ऐसे गया, फिर और रिफ्रैक्ट हुआ, इधर ऐसे आ गया, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल। ये लाइट रे को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इस कंसीडर करते हैं पैरेललोग्राम को। तो क्या हो जाएगा, AQNR में कंसीडर करेंगे। सर ये 90 डिग्री है तो A और N का एंगल भी 180 होना चाहिए भाई, 90 90 180, तो इधर इधर का भी 180 होना चाहिए, क्योंकि भाई 360 से ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। ये हो गया। अब ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, उसका भी इंटरनल एंगल्स का समेशन 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। RHS इक्वल है तो LHS इक्वल करेंगे। ये आ गया, ठीक है, आया, आ गया नहीं आ गया यार, यहाँ तक में डाउट है क्या? ठीक, जब ये आ गया अब बात करेंगे सर इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए। इंटरनल एंगल्स का समेशन एक्सटर्नल के बराबर होता है, ये लिख लिया। अब बात ये आती है कि सर जब
आई की वैल्यू ई के बराबर होगी और आर की वैल्यू आर डैश होगा, तो डेल्टा जो होगा अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा, दैट इज मिनिमम। इसको अगर रखेंगे तो 4 इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 4 इक्वेशन ये हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी, देख लो। बस फिर क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू आ जाएगा, नोट कर लो। हाँ, अगर बेटा मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ ना, ग्राफ बनाऊँ कि एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से सुनना, ग्राफ कैसे बनेगा, और ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा वहाँ पे। ये आई है, सॉरी ये डेविएशन है, ये आई है। देखो अगर इंसिडेंस एंगल कम रखोगे ना तो भी ये मैक्सिमम था, ऐसे बनेगा। देखो एक वो एंगल जब आई की वैल्यू ई हो गई तो जो डेविएशन है डेल्टा एम होगा। ये ग्राफ है किसके बीच में, डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में। तो एक क्वेश्चन छोटा सा स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, इसी से रिलेटेड। लिखो लड़के, बेहद आसान न्यूमेरिकल, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म refractive index of the material of the equilateral prism for which the angle of minimum deviation is 60 degree. Angle of minimum angle deviation या minimum angle deviation is 60 degree, ठीक है। तुमने ग्राफ गलत बनाया है लड़की, देखो जरा, क्या तुम्हारा ग्राफ मेरा ग्राफ सही है? मतलब सामने सामने गलत कर रही हो तो कॉपी में क्या हाल होगा बताओ। तो आई होप आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ए की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा एम की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू, तो √3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ना कर पाना तो अलग से बाद में पूछ लेना। अब लिखो, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ये 2 बार आया सीबीएसई के एग्जाम में, एक बार 2000 में, एक बार 13 में। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फुल स्टॉप। If the angle of emergence is 3/4 times, if the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, calculate number 1 angle of deviation and refractive index of the glass prism. Angle of deviation and refractive index of the glass prism. चलो चाहिए क्वेश्चन देख लें कैसे करते हैं। क्या बोला गया है, एंगल ऑफ मिनिमम एंगल डेविएशन इज 3/4 टाइम्स इमर्जेंस एंगल, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स आई, और आई गिवन है कौन सा, 60 डिग्री। आई 60 डिग्री गिवन है ना, आई ई के बराबर है, और कुछ दिया हुआ है, ई दिया है 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना जाएगा 45 डिग्री, यानी आई की वैल्यू ई की वैल्यू कितनी है, और डेविएशन क्या हुआ, नहीं, अरे यार पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, अरे क्वेश्चन तो पढ़ो यार एक बार। हमें बोला गया इंसिडेंस जो इंसिडेंस एंगल है इमरजेंस के बराबर है, और इमरजेंस एंगल जो है 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है।
तो क्या करना है, मिनिमम एंगल डेविएशन और म्यू दोनों निकालना है। ओके, दोनों निकालना है। तो ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला हुआ था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, बोलो लड़के, है ना। तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये दोनों बराबर हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो डेल्टा जो आएगा वो डेल्टा m बन जाएगा क्योंकि i और e इक्वल है। तो 2 टाइम्स 45 माइनस 60, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब आसान काम है, साइन i यानी a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू म्यू, साइन 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2 इज इक्वल टू म्यू, साइन 45 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू म्यू, 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 म्यू, रूट 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप करिएगा, कल हम लोग जब मिलते हैं तो प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, फिर परसों से लेंसेज के वाला स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, ओके। अब भैया 1 महीना हो गया, तो जिनकी फीस नहीं जमा है वो फीस जमा कर दें।